डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो जैसे कि आप सबको पता कि हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, भाई ने बोला था अब ऑन होना था। तो आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है टर्म 2 के अकॉर्डिंग देखें तो। और अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो फोर्थ चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। और टर्म 2 के अगर मैं सैम्पल पेपर की बात करता हूँ तो इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सैम्पल पेपर में केस स्टडी आया था तो फाइनल में भी आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा। तो अच्छे से देखना इस चैप्टर को, सब कुछ बहुत डिटेल में करेंगे। और जैसा कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर वन शॉट थोड़ा लेंथी बना लिया करो, बट ऐसा बना दिया करो कि इससे अलग हमें कुछ ना पढ़ना पड़े। तो बेटा दी बेस्ट वन शॉट है, सब कुछ करा जाएगा। बट रिकमेंड करूंगा मैं इसके बाद आप लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ठीक है ना, वो अच्छे से कर लेना। और इस चैप्टर के ऑलरेडी बढ़िया वाले नोट्स मैंने बना दिए हैं, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे या फिर यूट्यूब से मिल जाएंगे। आप लोग सर्च कर लेना केमिकल काइनेटिक्स हैंड रिटन नोट्स बाय भारत पंचाल सर, या केमिकल काइनेटिक्स टर्म 2 नोट्स बाय भारत पंचाल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, इट is that branch of chemistry, it is that branch of chemistry in which we study about the rate of chemical रिएक्शन कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस रेट से होती हैं, वो किस स्पीड से होती हैं, एंड देयर मैकेनिज्म, और वो रिएक्शन जो हो रही हैं ब्रो वो किस तरह से हो रही हैं, है ना। मैकेनिज्म समझते हैं ना कि एक चीज़ हो रही है वो किस तरह से हो रही है। देखिए एक होता है इंडिया मैच जीत गई, अब किस तरह से जीत गई, किसने बढ़िया परफॉर्म किया, बॉलर ने, बुमराह ने 7 विकेट ले लिए, ये वो मैकेनिज्म होता है कि हाँ किस तरह से सब कुछ चला है। और क्या पढ़ेंगे, इट ऑल्सो describes the condition under which rate of reaction can be altered। ये उन कंडीशंस के बारे में भी हमें बताता है जिनके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब सबसे सिंपल सी बात कि सर ठीक है पढ़ लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की बात। रेट मतलब किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती हैं, कई रिएक्शन होती है ऐसी होती है जो बहुत स्लो होती हैं, कई रिएक्शन होती है जो अप्रोप्रिएट स्पीड से होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, when one or more substance या one or more reactant undergo a change and results in the formation of न्यू प्रोडक्ट। ठीक है ना, कि बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे कि R1 और R2 रिएक्ट किया और उनसे हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। यही हमारे पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी कर लो। लाइक सिंपल सी बात है, C+O2 गिव्स CO2, जैसे कि एक रिएक्शन होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बन जाता है वो बन जाता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए बेटा अब डिपेंड करता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है ना, किस बेस पे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके जस्ट अ सेकंड यार, घर से एक मैसेज आया है और ये मेरे घर वाले बहुत तंग करते हैं मुझे। जस्ट अ सेकंड।
ओके, लेट्स मूव। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेस पे। तो स्पीड के बेस पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है भाई साहब वेरी फास्ट रिएक्शन। नंबर 2 हमारे पास होती हैं वेरी स्लो रिएक्शन। एंड नंबर 3 हमारे पास होती है मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? मॉडरेट रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए कि वेरी फास्ट रिएक्शंस किसे कहा जाता है। वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोग किसे कहेंगे भाई? दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस वेरी फास्टली, है ना? सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी ना, दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस वेरी फास्टली। जो रिएक्शन बहुत फास्टली हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज कितनी फास्ट हो जाती हैं? दिस रिएक्शन टेक्स 10⁻⁻14 to 10⁻⁻17 सेकेंड इन कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में 10⁻14 to 10⁻17 सेकेंड का समय लगता है, ऐसी रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है हमारे पास आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट होती है, मतलब इतनी फास्ट होती हैं यार कि जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना, उतनी देर में रिएक्शन करोड़ों बार हो चुकी होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास है NaCl AgNO3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। अगर आप देखने बैठो कि हाँ यार देखता हूँ कितनी देर में हो रहा है, पता भी नहीं लगेगा भाई। जैसे कभी अगर ये कलाकारी करी हो, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये यहाँ पर फिट भी नहीं होता। वैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में नमक डाला हो तो एकदम से वो झाग सी बनाने लग जाता है, बुलबुल उठने लग जाता है, ट्राई कर सकते हो। तो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं एंड रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कांट बी कैलकुलेटेड। रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कांट बी कैलकुलेटेड। ऐसी रिएक्शंस का जो रेट है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बहुत फास्ट होती हैं। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन किसे कहेंगे? नाम से ही क्लियर है भाई कि वो रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। दोज रिएक्शंस which takes very long time in completion, very long time in completion। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पूरा होने में कितना टाइम लगता है सर? दैट इज टेक्स months to years in completion, months to years in completion। For example, formation of coal and petroleum, formation of coal and petroleum। अब ये देखो कि कोयला और पेट्रोल को बनने में कितना टाइम लग जाता है भाई। इतना टाइम लग जाता है कि एक ही बार बना था आज तक, उसके बाद दोबारा कोयला और पेट्रोल नहीं बना है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा नहीं है कि लोहे को जंग एकदम से लग जाता है, टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। या फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सेटिंग ऑफ सीमेंट तो एक फास्ट प्रोसेस है ना, सीमेंट तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। वो सीमेंट सेट नहीं। सीमेंट मतलब जो सीमेंट पाउडर फॉर्म में आता है वो सॉलिड बन जाता है, वो हल्का हल्के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। और ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है एंड इन प्रोसेसेस का भी रेट आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इन रिएक्शंस की स्पीड भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, ये इतनी स्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती हैं मॉडरेट रिएक्शन।
अब मॉडरेट रिएक्शन किसे कहते हैं भाई, बताइए, मॉडरेट रिएक्शन किसे कहा जाएगा? सिंपल सी बात, दोज रिएक्शंस, मॉडरेट मतलब एक ठीक ठाक स्पीड, दोज रिएक्शंस which are neither very slow nor very fast, ना तो ज़्यादा स्लो हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट हैं, बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, एक ठीक ठाक स्पीड से हो जाती हैं भाई। एंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं इन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ दिस रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 में आप लोग पानी मिला दीजिए, एसिड की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होगा और ये डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। अब ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है बट इनमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है इनके फंक्शनल ग्रुप का। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, मतलब क्या डिफरेंट है, मतलब किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास, तो हमने इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन की ही बात करनी है। बाकी अगर आप रिएक्शंस को क्लासिफाई करना चाहते हो तो और भी तरीके हो जाते हैं। कौन से तरीके हो जाते हैं सर? देखो भाई, ये तो बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, आप रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, स्टेप्स के बेसिस पे। तो यहां से हमारे पास दो तरह की रिएक्शन निकल के आती हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहेंगे? दो रिएक्शन which takes place in more than one step। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए से डी बन रहा है तो पहले ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा और फिर सी से डी बनेगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, एक और रिएक्शन का टाइप आ जाता है स्टेप के बेसिस पे, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहेंगे भाई हम लोग? बेटा जी, ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर। कि ए से बी बन रहा है, अच्छा भाई चेयर है ठीक है, ए से बी बन रहा है, ये इसका एक स्टेप है, तो इसके एक स्टेप को हम लोग एलिमेंट्री बोलेंगे। या कहीं पर मान के चलो पी से क्यू बन रहा है भाई, है ना, पी से क्यू बन रहा है, मतलब सीधा एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है भाई? एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। और जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप में रिएक्शन हो जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप लगते ही हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहा किसे जाता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है भाई,
रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम। जैसे कि एक रिएक्शन है जिसमें R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन करोगे आप लोग, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बीतते हुए समय के साथ एक रिएक्टेंट में कितना चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। अगर आप इसको रिएक्टेंट की टर्म में लिखना चाहो तो आपको भी पता है कहीं पर भी अगर रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आटे से रोटी बना रहे हैं तो आटा टाइम के साथ घटता चला जाएगा और रोटी टाइम के साथ बढ़ती चली जाएंगी, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करो तो आप लोग क्या लिखोगे, ओके बहुत बढ़िया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो आप माइनस, और डिक्रीज कितना डिक्रीज आया, डेल्टा R बाय डेल्टा T। और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन में उसमें कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन, दैट इज प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T, ठीक है। और अगर आप दोनों की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो तो रेट आप लोग क्या भी लिख सकते हो ब्रो, यहाँ से रेट इज माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब क्योंकि इनकी मोलर कंसंट्रेशन की बात होती है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिए जाते हैं। दिस ब्रैकेट्स आर नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, दिस आर नोन एज एक्टिव मास ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिव मास ब्रैकेट, या फिर इन्हें बोल दिया जाता है कंसंट्रेशन ब्रैकेट। दोबारा से आता हूं, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं कि एक बीतते हुए समय के साथ, एक टाइम के साथ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है, प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है। रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें, जैसे कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी, कुछ अमाउंट होगा, दैट इज RI। प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट नहीं होता इनिशियली। मान के चलते हैं कि ये 50 ग्राम है और ये इनिशियली तो 0 ग्राम होगा, ठीक है। और हम कब बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जब ना रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो जब फाइनल रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास हो गया 0 ग्राम, ठीक है। और मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ फाइनल प्रोडक्ट कितना है भाई, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास 50 ग्राम। मान के चलते हैं सारी प्रोसेस में समय लगा है 10 मिनट का, 10 मिनट। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताइए रेट क्या होगा, रेट आपने क्या बोला है, चेंज अपॉन टाइम, कितना चेंज आया है, रिएक्टेंट में कितना चेंज लिखोगे, डेल्टा R बाय डेल्टा T। डेल्टा चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 0 माइनस 50 माइनस 50 बाय टाइम 10, तो माइनस के 5 ग्राम पर मिनट, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की टर्म में अगर करो तो डेल्टा P बाय डेल्टा T, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्रोडक्ट कितना है 50, उसमें से माइनस कर दोगे ये 0, तो ये 50 बाय 10 दैट इज प्लस 5 ग्राम पर मिनट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, दैट्स वाई हम इसके सामने ऑलरेडी एक माइनस लेके चलते हैं सो दैट कि ओवरऑल रिजल्ट प्लस में आ जाए। अब यहाँ पे देख लो ये माइनस लगा दिया, तो इस तरह से हम लोग ये इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाते हैं सो दैट कि रिजल्ट प्लस में आए। रिएक्टेंट के साथ माइनस और प्रोडक्ट के साथ तो प्लस होता ही है, ठीक है। अब आपको कोई भी रिएक्शन दी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है x गिव्स y, आप लोगों को इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखोगे भाई, आप लोग इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस, देखिए रिएक्टेंट के साथ माइनस याद रखना, प्रोडक्ट के साथ प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो जाए, लाइक आपके पास लिखा हो a प्लस बी गिव्स c, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कैसे लिखने वाले हो, देखिए ये एक रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा
ए बाय डेल्टा टी। ये भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। अब देखिए कुछ और रिएक्शन है हमारे पास। मान के चलो कि हमारे पास दे रखा है ए प्लस 2b गिव्स 3c। यहाँ पर कोफिशिएंट का फंडा आया है। रेट ऑफ रिएक्शन को जब एक्सप्रेस करोगे ना तो कोफिशिएंट अपॉन में चले जाएंगे, याद रखना, पर मोल के लिए डिफाइन करना है आपने। तो ये क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से। अब क्योंकि एक रिएक्टेंट है टाइम के साथ घटेगा तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये भी रिएक्टेंट है तो ये भी घटेगा और कोफिशिएंट अपॉन में चला जाएगा, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। एंड ब्रो ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होगा, +1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर। आई थिंक कि समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब देखो एक ना पेपर में रिएक्शन है, आपको उसके लिए एक्सप्रेशन देना है, जैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, मेरी फेवरेट है और मुझसे ज़्यादा एग्जामिनर की फेवरेट है। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं, जो कि अमोनिया की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्टेंट है टाइम के साथ घटेगा, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। ये भी रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। और बेटा जी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होंगे, प्लस कोफिशिएंट अपॉन में 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। तनिक आगे लिख देता हूँ सो दैट कि पूरा लिखा जा सके। बहुत बढ़िया नहीं लिखा, तो क्या लिखोगे, +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से अगला टॉपिक आता है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि कहीं पर भी अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेशन तो दे दोगे, यूनिट क्या होती है। और मुझे ऐसा लगता है, जनरली ऐसा हुआ भी है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और अपॉन में टाइम टेकन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे लिख देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कि रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है एक टाइम के साथ, क्लियर। अब मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी को लिखा जाता है मोल पर लीटर। और टाइम टेकन, टाइम किस में होगा, मिनट्स में हो सकता है या फिर सेकंड्स में हो सकता है या फिर हार्स के अंदर हो सकता है। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर हार। इनमें से कोई भी एक तरीका आप लोग लिख सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के भी टाइप डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलती है आप लोगों को। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। साधारण शब्दों में समझा देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है जिसमें एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, एक बड़े टाइम की बात करते हैं।
और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिसमें एक खास मोमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम एक खास पल की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा वाइब्स आएंगी। जैसे कि विराट कोहली ने 10 मैच खेले, अब उसने 10 मैच में कितने रन बनाए हैं, ये हो जाती है उसकी एवरेज। और अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 2 मार्च को एक मैच हुआ था, उसमें उसने कितने रन बनाए हैं, ये हो जाते हैं एक खास पल की जब हम बात करते हैं, खास मोमेंट की जब हम बात करते हैं, उसे आप लोग बोल देते हो इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ reactant or product at a given interval of time, at a given interval of time। जब हम एक टाइम के इंटरवल की बात करते हैं, एक बड़े टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। और जब एक खास मूवमेंट की बात करते हैं, क्या? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, एक खास मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि इसमें बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो रेट एवरेज को एक्सप्रेस किया जाता है बाय डेल्टा। इसको डेल्टा की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे। एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से, डेल टी। सो सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, ये वन शॉट सुबह शूट किया जा रहा है, दैट्स वाई बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाँ, जैसे कि ए गिव्स बी, आपको बोला गया कि इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दीजिए या फिर इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो आप कैसे दीजिएगा? भाई सिंपल है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है तो प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। और अगर इसके लिए मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई? माइनस डेल ए डी ए बाय डी टी, और प्रोडक्ट के लिए माइनस डी बी बाय डी टी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ किसका? डेल्टा का और डेल का, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है, आपको गिवन है 2a प्लस 3b गिव्स 5c, आपको ये दे रखा है, ठीक है। देन क्या होगा भाई? आपको इसकी क्या बोल रहे हैं वो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे दीजिएगा बेटा? ये रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट अपॉन में लग जाते हैं 1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट ही है, माइनस 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में 1/5 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अभी तक मैंने क्या बताया है? रिएक्टेंट के लिए आप माइनस यूज करते हो, रिएक्टेंट के साथ आप माइनस लगाते हो, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाते हो, और कोफिशिएंट अपॉन में चला जाता है जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी रिएक्शन के लिए आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहो तो कैसे होगा भाई? ये रिएक्टेंट है, माइनस कोफिशिएंट अपॉन में 1/2 डेल ए बाय डेल टी, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 1/3 डेल बी बाय डेल टी, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 डेल सी बाय डेल टी। अब आप प्रेफर किसको करोगे? अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। आप प्रेफर करने वाले हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों सर इसको प्रेफर क्यों? क्योंकि ना इसमें टाइम इंटरवल मतलब टाइम जो है वो कम दिया जाता है, ठीक है।
और अगर आपको कभी स्पेशली मेंशन करता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, या उन्होंने एक शब्द यूज कर लिया इंटरवल वर्ड यूज करता है, देन आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जाओगे। अदरवाइज हमेशा आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करने वाले हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहां से जैसे कि एक रिएक्टेंट होता है ए गिव्स बी। बेटा जी जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घटते हैं, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भाई डिसअपियरेंस भी ज्यादा बड़ा होगा, ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी या माइनस डी ए बाय डी टी। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बोलता है रेट ऑफ, अब देखिए ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। कैसे लिखोगे, प्लस डी बी बाय डी टी। क्या लिखने वाले से, प्लस डी बी बाय डी टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ये तो चलो ऐसी रिएक्शन है जहां पर कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं। इन केस कहीं पर कोफिशिएंट भी दिए होते हैं, जैसे कि ये दे रखा आपको 2a प्लस 3b गिव्स 5c। मैंने आपको बोला कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसकी, बताइए बेटा। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी -1/2 dA बाय डी टी, है ना, ये भी रिएक्टेंट है, तो -1/3 dB बाय डी टी, ये प्रोडक्ट है, तो प्लस 1/5 DC बाय डी टी। मैं रिपीट कर दूं, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं। अब आपको कोई बोलता है कि यहां पर लिखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो कैसे लिखिएगा, डिसअपियरेंस यानी कि घट रही है वो चीज, माइनस डी ए बाय डी टी। अगर मैं बोल देता हूं रेट ऑफ, अब बी भी रिएक्टेंट है वो भी घट ही रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, कैसे लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, माइनस डी बी बाय डी टी। अब ये जो सी है ये प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अपीयरेंस है, प्रोडक्ट है, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो प्लस 1/5 DC, गलत जा रहा हूं मैं, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कभी भी कोफिशिएंट नहीं लगता है, तो आप इसको सिंपली क्या लिखने वाले हो, प्लस DC बाय dt। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? आप मेरी बात समझ रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे कोफिशिएंट अपॉन में लग जाते हैं। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में सिर्फ उस रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की बात हो रही होती है, उसके कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अगर कभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखी है, तो क्या करोगे, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। और अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, सिर्फ कोफिशिएंट अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालनी है, तो इसको रखोगे, ये कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का जो आंसर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर कहां गया माइनस, रिएक्शन रिजल्ट हमेशा, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्लियर? चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं सो दैट कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हैबर प्रोसेस है। आपको गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 3.6 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। बेटा जी इस क्वेश्चन से आप कैसे गो थ्रू होंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे। आप लोग लिखोगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, लिख दीजिए। कैसे लिखी जाएगी भाई? -1/1 dN2/dt। अब ये भी रिएक्टेंट ही है, तो -1/3 dH2/dt। ये प्रोडक्ट है, तो +1/2 dNH3/dt। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। कई बार पेपर में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पूछा जा सकता है, और ये बहुत आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना बहुत सिंपल रहता है। अब अगली चीज क्या गिवन है, यहां से आपका आंसर भी स्टार्ट हो जाता है। गिवन क्या है आपको? गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना है भाई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। पहली बात है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 को आप लिखोगे कैसे? डिसअपियरेंस है तो -dH2/dt, और कितना दे रखा है? 3.6 × 10⁻⁻12। तो सबसे पहला 12 नहीं, 10⁻⁻2। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया है कि इसकी आप लोगों को देनी है रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बोला? अगर कभी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखे और रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो क्या करोगे? उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। अब H2 का कोफिशिएंट क्या है? देखिए ये आपको H2 है और H2 का कोफिशिएंट दे रखा है 3। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहो H2 की टर्म्स में, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए ब्रो। क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/3 dH2/dt। अब भाई इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, -dH2/dt की वैल्यू तो दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 3.6 × 10⁻⁻2। बस ये 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻2। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अच्छा, NH3 की टर्म्स में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो NH3 की टर्म्स में, देखो ना ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। तो आप इसे लिख सकते हो ओके, +1/2 dNH3/dt। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आई गेस लिखा जा सकता है। आपको निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसको लिखा जाएगा +d/dt और इधर NH3। तो बेटा क्या करोगे? इस कोफिशिएंट को इधर ले जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है? 1.2 × 10⁻⁻2, और इसको क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका क्या आ जाएगा? dNH3/dt। और आप इसी की तो वैल्यू निकालना चाह रहे हो, किसकी? dNH3/dt की ही वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो। हो जाएगा कि नहीं? अगला टॉपिक आता है हमारे पास फैक्टर्स। ओके, बहुत शानदार। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कई सारे फैक्टर हैं ब्रो। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मात्रा या रिएक्टेंट का गाढ़ापन। एक जंगल में आग लगी है, नहीं लगनी चाहिए बट एग्जाम्पल है तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और एक जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, तो आप लोग बताइए कहां पर रिएक्शन फास्ट होगी? ऑब्वियसली अगर कहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है, याद रखिए एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आप लोग लिख सकते हो अगर कहीं पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा।
दूसरा फैक्टर, कई सारे फैक्टर हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है? चाय बन रही है, एक टेम्परेचर पे बन रही है, उतना ही अमाउंट लिया, चाय, पानी, पत्ती, सब कुछ, चीनी, दूध, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? भाई नो डाउट, जो जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया है वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा दूध जो होता है वो गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है ना, हमें जल्दी थकान महसूस होने लगती है गर्मियों के अंदर। एंड इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। रिमेंबर वन थिंग दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? एक इसका एक डाटा भी है दैट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, दुगनी हो जाती है भाई। अगला है नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब एक जगह पे एक रिएक्शन है जो सॉलिड स्टेट में करवाई जा रही है, एक जगह पे मतलब वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, एक जगह पे वो लिक्विड स्टेट में है। देखिए रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बन जाना। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, अब सॉलिड के अंदर पुराने बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे, और जब पुराना बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो नया बॉन्ड आसानी से बनेगा भी नहीं। तो ब्रो सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई? सॉलिड से फास्ट रिएक्शन होती है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से फास्ट रिएक्शन होती हैं गैसियस स्टेट में। ये फंडा होता है। गैसियस रिएक्शन जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती हैं। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बड़ा फंडा होता है भाई। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सकते हैं। कैटलिस्ट कहते किसे हैं? दोज सब्सटेंस या दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द speed of a chemical reaction, which change the speed of a chemical reaction without undergoing any change in itself. Chemical reaction without undergoing any change in itself. ठीक है ना? कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दूध है, दूध एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, बट अगर आप उसमें नींबू निचोड़ दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है ना? हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पिताजी हमें घूर देते हैं या हमारे साथ हल्की फुल्की फिजिकल वायलेंस कर देते हैं, तो उनका वो जो थप्पड़ है वो हमारे लिए कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। हम बहुत फास्टली उस रिएक्शन को करेंगे। ठीक है? बाकी कैटलिस्ट हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है? जैसे पिताजी ने थप्पड़ मारा तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और मम्मी ने अगर थप्पड़ मारा तो हम उस काम को करेंगे भी नहीं। अब शायद वो काम 1 घंटे में होता है, मम्मी के थप्पड़ के बाद वो होगा ही नहीं, स्पीड स्लो हो गई है ना? पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ब्रो डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट बोल देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैटलिस्ट के बाद नेक्स्ट आता है सनलाइट। तो सनलाइट का भी फर्क तो पड़ता ही है ना? क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं होती। ठीक है? उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस in the presence of sunlight, which takes place in the presence of sunlight, are called
उन्हीं को क्या बोलते हो आप लोग, आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक फोटोसिंथेसिस याद है ना, बायो में होता था, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। साधारण सी डेफिनेशन क्या होगी, वो रिएक्शन भैया जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे कि एक है हमारे पास H2 + Cl2, ये क्या बन गया 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Hν। Hν इज सनलाइट। क्लियर है। अगला फंडा हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, इधर हम एनर्जी लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। रिएक्शन की प्रोग्रेस तो कैसी होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, बट रिमेंबर वन थिंग कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर इसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और इस पॉइंट की जो एनर्जी होती है ना, दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जनरली रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो उनको अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जनरली रिएक्टेंट्स के पास वो एनर्जी होती नहीं है, हमें वो एनर्जी उन्हें देनी पड़ती है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू reactant so that energy of reactant becomes equal to threshold energy and a reaction takes place। अब मुझे बताओ कि यार ये रिएक्शन एनर्जी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन इजीली नहीं हो पाएगी आई गेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपने पास भारत सर हैं, है ना, iPhone 11 वाले भारत सर हैं, उन्होंने iPhone 12 वाले भारत सर बनना है। अच्छा एग्जांपल है, शो भी हो जाता है साथ के साथ, है ना। iPhone 11 Pro Max वाले भारत सर हैं और उन्होंने बनना है iPhone 12 Pro Max वाले भारत सर। मान लेते हैं कि इनकी मार्केट, इसकी मार्केट में वैल्यू है 50,000 और इसकी मार्केट में वैल्यू है 70,000, तो इन्हें 20,000 की अलग से जरूरत पड़ेगी, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। या फिर दूसरा सिनेरियो मान के चलते हैं कि iPhone 11 Pro Max वाले भारत सर हैं और उन्हें बनना है iPhone 13 Pro Max वाले भारत सर। सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये 50,000 का है और ये 1 लाख का है, तो इसमें इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी 50,000, तो मतलब जो एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी रिएक्शन जल्दी हो सकती है। कॉमन सेंस है भाई, जहां पर 20,000 वो जल्दी अरेंज हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चाहिए। 50,000 को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो रिएक्शन थोड़ी फास्टर रहेगी। तो याद रखिए दैट इन अ केमिकल रिएक्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी कम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही रिएक्शन फास्ट हो जाए। फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही फास्टर वहां से रिएक्शन हो जाने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर। क्लियर है। तो अगला आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर का भी अलग अलग फंडा होता है। मतलब कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि 2CO + O2 गिव्स 2CO2, ठीक है ना। 2NO + O2 गिव्स 2NO2। अब ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन क्या है बेटा जी, फास्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट अलग अलग है, और जब रिएक्टेंट अलग अलग हो जाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी तनिक डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा जी,
दैट इज रेट लॉ। क्या आ जाता है? रेट लॉ। रेट लॉ का क्या फंडा है? रेट लॉ क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करती है। और मैं ये अभी आपको बता ही चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। भाई करती है कि नहीं करती है? बोलो। ऑब्वियसली वो करती है, ठीक है ना। तो रेट लॉ क्या बोलता है? दैट change rate of a reaction is directly proportional to the प्रोडक्ट मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई वाला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant and each raised to the power their coefficient या their concentration term on which rate of reaction actually depends। आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और जब भी हम एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ते हैं ना ब्रो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो, या फिर यहां से इस डेफिनेशन को दोबारा भी बना सकते हैं, और each raised to the power their actual used concentration term अब क्या कहानी है, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। देखिए यार, ये तो कॉमन सेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो आप लोग क्या लिख दोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए एंड बी, है ना। ए और बी पे डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी पावर क्या बनेगी। देखिए, एक 11th क्लास में लॉ था जिसे हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। किसी ने दिया था? कमेंट सेक्शन में बता देना, पता लग जाएगा कितने बच्चों को पता है, ठीक है। अब वो क्या बोलते थे कि जो कोफिशिएंट दे रखा है ना, वही पावर बना दो। मतलब इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट भी है, तो यही पावर बना दो। बट रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ जो है मॉडिफाइड फॉर्म है। और मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है कि जो पिछली गलतियों को सुधार सके। अब जैसे कि हमने वन शॉट ये पिछले साल भी बनाए हुए हैं, बट ये दोबारा से इसलिए बनाए जा रहे हैं सो दैट कि थोड़ी साउंड क्वालिटी अच्छी हो और थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, है ना, और थोड़ा शो ऑफ हो कि हाँ यार हमने आईपैड ले लिया है। मजाक कर रहा हूँ। तो बेटा जी टॉपिक पे आते हैं। ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें हमें एक्चुअल यूज पता लगाना है। मान लीजिए कि इसका एक्चुअल यूज है अल्फा, इसका एक्चुअल यूज है बीटा। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा तभी पता चलेगा, बाकी एक दो रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। तो ये ए की पावर क्या बनेगी इधर अल्फा, बी की पावर क्या बनेगी बीटा। मैं दोबारा समझा देता हूं क्या होता है रेट लॉ। रेट लॉ बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ये आपने कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म, एक्चुअल में यूज हुई है, या फिर ऐसे कोफिशिएंट जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड कर रही है, और वो है अल्फा एंड बीटा। एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। और यहां पर किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। हमें पता चला कि एक्चुअल यूज इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में भाई साहब का 0 रोल था और बहन जी का 0 रोल था। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो बेटा जी क्या लिखी जाएगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट दैट इज H2 एंड Cl2 रेज टू द पावर व्हाट?
जीरो जीरो। पावर क्या बनेंगे जो एक्चुअल में यूज है, वो गिवन होगी या फिर कई तरीके हैं सोल्व करने के, वो इसमें हम करेंगे भी, वो देखेंगे भी हम लोग। घबराया मत करो जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, एक दोबारा से मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसका हमें एक्चुअल में यूज पता चला कि इसकी कंसंट्रेशन का एंड टाइम जो है वो एक्चुअल में यूज हो रहा है। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, के आर की पावर एन, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं हमारे के भैया, इनको क्या बोला जाता है? इनके कई सारे नाम होते हैं। दिस के भैया इज नोन एज रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसे? रेट कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसे बोल देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले तो हो जाती है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। किसी भी रेट कांस्टेंट को आप लोग डिफाइन किस तरह से कर सकते हो, वो बात कर लेते हैं। तो भैया डेफिनेशन सिंपल है, ये था ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज के और इज इक्वल्स टू के और ये आर की पावर एन। अब अगर ये रिएक्टेंट 1 हो जाए तो ये के इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? मान के चलिए रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने 1 बोल दी, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के। तो किस तरह से लिखोगे? सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन is equal to rate of reaction when concentration of each reactant, वैसे इस रिएक्शन में तो एक ही था, अगर एक से ज्यादा भी होते, each reactant becomes constant, ठीक है। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के ही इक्वल है। कब भाई? कब? जब आपका क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी हो जाए। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ज्यादा के बारे में कुछ खास बातें याद रखिएगा। अगर कहीं पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर विल बी द रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगली बात क्या होती है? इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी जो ये बातें याद रखने की हैं कि इसकी वैल्यू रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और इसका एक इक्वेशन भी आती थी, आर्हेनियस इक्वेशन, बट सीबीएसई वाले देखो कितने अच्छे हैं, उन्होंने उसको हटा दिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन जाते थे, बट अभी वो उड़ा दिया गया है। पॉइंट ये है। अगला ये है, याद रखना कि हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। इस रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक डेफिनेट होगी, अलग होगी मतलब। और उस रिएक्शन के लिए, मतलब एक रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू
for a given reaction, for a given reaction, value of rate constant changes with temperature, changes with temperature। एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। अगली बात है द रेट कांस्टेंट, ठीक है, रिपीट कर देता हूं कि ये हमें रिएक्शन की स्पीड के बारे में बता रहा होता है एक तरह से। अगर कहीं पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पर उस रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 1, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एक रिएक्शन के लिए भी इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है अगर आप टेम्परेचर अलग करोगे। एक स्पेसिफिक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की एक वैल्यू है, उस रिएक्शन में टेम्परेचर बदलोगे, उसी रिएक्शन में एक अलग वैल्यू रेट कांस्टेंट की देखने को मिले, और टेम्परेचर बदलोगे और वैल्यू, मतलब टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और अगली बात है जो इंपॉर्टेंट बात है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है भैया? ऑर्डर पे। अब ये ऑर्डर क्या वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है। अभी आप लोगों ने क्या किया था? अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया था। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कुछ भी एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां से हमें पता चला कि इसका जो एक्चुअल यूज हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन का अल्फा यूज हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन का बीटा यूज हुआ है। तो यहां से अगर मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन दूं, रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा भाई? ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अभी जो पावर्स है ना भाई, इन पावर का सम ही क्या कहलाता है? इन पावर का सम ही ऑर्डर कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms according to rate law expression कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो पावर देखी रखी है, उन पावर्स का आप लोग सम कर दो। उन पावर्स का सम ही क्या कहलाता है भैया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखिए पावर क्या है, इसकी पावर है, ए की पावर है अल्फा, बी की पावर है बीटा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? अल्फा, एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? बीटा। तो याद रखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी, order of the reaction can be 0, 1, 2, even fractional, half, 1.5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, देखिए जैसे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है ब्रो? रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। तो मैं इसके लिए अगर रेट लिखूंगा, रेट क्या आ जाएगा? के आर की पावर एन। ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है और रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो एन आया है, दिस एन इज ऑर्डर। के को मैं इधर रख लेता हूं और ये इधर क्या है?
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये इधर क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट की पावर n। शायद तुम्हें याद है, शायद तुम्हें याद नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अभी कुछ समय पहले ही करवाई है, क्या करवाई है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर n है, यानी कि मोल पर लीटर की पावर n इक्वल्स टू के। यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, के ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के इज मोल पर लीटर, इस पूरे की पावर 1, ये पर सेकंड, और ये मोल पर लीटर की पावर क्या, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर -n, यही हो जाएगा ना भाई। अब क्या होता है, अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, अगले पेज पे अगर आप लिखो, k का फॉर्मूला हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। और अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है तो k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक की पावर 1 - n पर सेकंड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो अगली बात करते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल के भी आए हो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन हमारी किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, n की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाने वाली है, ठीक है ना। तो k क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकेंड। 1 - 0 इज 1, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान के चलिए आपकी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, या चलो फर्स्ट ऑर्डर की मान लेते हैं, सेकंड ऑर्डर कुछ ही मान सकते हो आप लोग, है ना, मान के तो चल रहे हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है n इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। 1 - n, n कितना है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, और अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 वो चीज़ 1 हो जाती है, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपकी रिएक्शन गैसियस भी हो सकती है, अगर गैसियस हो जाती है और मान के चलो कि रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा कि हाँ यार यहाँ पर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्रो, यहाँ से 2, n इक्वल टू कितना हो गया 2, तो k का फॉर्मूला क्या था, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो एटमॉस्फेरिक की पावर 1 - n पर सेकेंड। 1 - n, n इज 2, 1 - 2 इज -1, -1 अंदर जाएगा, एटमॉस्फेरिक की पावर -1 पर सेकेंड। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मान के चलो कि आपकी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है, 2/3। बड़ी देर से रेड कलर यूज कर रहे हैं, चेंज करते हैं। k का फॉर्मूला क्या होता है, एटमॉस्फेरिक की पावर 1 - n पर सेकेंड, और n इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा भाई, एटमॉस्फेरिक 1 - 2/3 पर सेकेंड, और ये 3 - 2 1/3 आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक की पावर 1/3, और ये पर सेकेंड। इससे रिलेटेड कई सारे ना क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसी तरह से ना कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि आपको ना जैसे कि कोई आपसे यहाँ पे पूछ लेता है इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर देखिए, फॉर अ रिएक्शन a + b गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, इसका ऑर्डर बताना है, तो a की पावर 1/2 है और b की पावर 2 है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, तो 1/2 + 2 दैट इज 2.5, या कह लीजिए 5/2, ठीक है ना। और आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए अगर आपको रेट कांस्टेंट से ऑर्डर बताना है तो कैसे बता सकते हो भैया, आपको ना लीटर को चेक करना है, लीटर जो भी दे रखा है तो आप उसमें 1 जोड़ दो, लीटर की पावर यहाँ पर 1 है, इसमें आप 1 जोड़ दोगे, लीटर की पावर 2 हो जाएगी, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। मान के चलो कहीं पर आपको दे रखा है, कहीं पर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, k इज पर सेकंड है, आपको इसका ऑर्डर बताना है, तो कैसे बताओगे,
मैंने क्या बोला, लीटर की पावर में 1 जोड़ दो, लीटर तो दे नहीं रखा, तो लीटर की पावर यहाँ पे क्या मान लोगे आप 0, और लीटर की पावर 0 में जब आप 1 जोड़ दोगे तो यहाँ से जो बना तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? मान के चलो कि K की वैल्यू है आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब लीटर की पावर में क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, -1 + 1 इज 0, दैट इज ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन। मतलब आसान रहता है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, दैट व्हाट इज मोलिकुलैरिटी। ठीक है, व्हाट इज मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी किसे कहते हैं? मोलिकुलैरिटी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ओके, बहुत शानदार। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट या टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल that collide with each other, to form a product, called molecularity of the reaction। कि एक रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं या कितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी बोल देते हैं। देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इधर सिर्फ एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, तो अरे भाई ओके, इधर सिर्फ एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसकी मोलिकुलैरिटी, क्षमा चाहता हूं, इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, या फिर इसे आप लोग क्या बोल देने वाले, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल देने वाले। मान के चलो A + B है, A + B है, ठीक है, यहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इधर कितने रिएक्टेंट है भाई, आप फोकस कीजिए, इधर 2 रिएक्टेंट है, तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 2। मान के चलिए कि A + 2B है, उनसे प्रोडक्ट बना है। मोलिकुलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक रिएक्शन को देख के उसकी मोलिकुलैरिटी बताई जा सकती है। ठीक है, इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 3। ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड है, ये जब ब्रेक होता है ये हो जाता है N2 + 2H2। अब इधर इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा जी, आपको दिखाई दे रहा है कि इधर ये सिर्फ 1 ही है, तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 1। मान के चलो ये है 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड की डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएट हो गया H2 + I2 में, इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी भाई बेटा जी, इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 2। जैसे कि ये है 2NO + O2 गिव्स 2NO2, इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी भैया 3। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, इस तरह से मोलिकुलैरिटी होती है, और कभी भी ना मोलिकुलैरिटी, कभी भी नहीं, जनरली मोलिकुलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, 3 या 3 से कम ही हो सकती है। मोलिकुलैरिटी ये नोट में लिख सकते हो, दैट की मोलिकुलैरिटी above than 3 is rare। रेयर क्यों होता है सर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी
of more than 3 molecules, more than 3 molecules to collide with each other, collide with each other is very small. ऐसा नहीं होगा कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सके, ऐसा बहुत रेयर होता है कि हाँ साइमल्टेनियस कोलिजन हो, है ना। तीनों बंदे, अब रेसलिंग में भी ऐसा नहीं होता, WWE देखा हो, 2 ही अच्छे से लड़ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है 2 एक को पकड़ के छेद दें, वो अच्छे से हो जाता है, वरना 3 एक को वो फील सी नहीं बनती है, साइमल्टेनियस कोलिजन जो है नहीं हो पाता। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि देखिए प्रॉपर पूरा डिफरेंस तो पेपर में नहीं आता जनरली, बट उसके एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। मोलिकुलरिटी किसे कहते हैं भाई? नंबर ऑफ reacting molecules that collide simultaneously to give a product, कि कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और टकरा के वो इन दी एंड क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। ये एक्चुअल में कोलिजन थ्योरी डिसाइड करती है। अब कोलिजन थ्योरी सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो पावर बन रही है कंसंट्रेशन टर्म्स में, कि उन पावर्स का सम कर दो। ठीक है, याद रखिए मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, 1 2 3 so on। ठीक है, ऑर्डर कैन बी होल नंबर एंड फ्रैक्शनल। क्लियर है। अगली बात करें, जो ऑर्डर है, सॉरी मोलिकुलरिटी जो है, मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी कैसा कंसेप्ट है भाई? मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। वाइल ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ऑर्डर कैसा कंसेप्ट है भाई? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है ऑर्डर को। ठीक है, अगली बात करते हैं, जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शंस पर। वाइल ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगली बात करते हैं, मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो।
मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है भाई, नहीं गलत जा रहा हूँ, मोलिकुलरिटी कांट बी 0, ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल तो है, बट राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी राइटिंग आ जाती है आईपैड पे, बट आजकल बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखिए क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फोकस करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है उसको, और ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग किसे कहोगे, किस रिएक्शन को आप लोग फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हो? भैया फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसमें आर, उस रिएक्टेंट की पावर क्या बनेगी, 1, मतलब ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रही हो। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से, दोज रिएक्शन whose rate depends upon one concentration term of reactant, ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट है, जिनकी जो स्पीड है, रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है, उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि R गिव्स P, ठीक है। मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका ये भी था आई गेस, माइनस dR/dt इक्वल्स टू K, और ये R की पावर 1 है, ये एज इट इज रहेगा। dt को उधर ले जाओ, R को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस dR/R इक्वल्स टू K dt। अब इसके बाद दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। dR/R की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ln R, और K dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, T, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज C, और इस C को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस C की वैल्यू निकालनी है तो हम टाइम को मानेंगे 0, और टाइम को जब 0 मानते हैं तो जो रिएक्टेंट है वो R0 हो जाता है। R0 का मतलब होता है जीरो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इट मीन्स उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ही है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे इधर इस इक्वेशन में, इसको इवन अगर आप बोलना चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब T की वैल्यू 0 पुट कर दो तो K 0 हो जाएगा, और यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, C इज माइनस ln R0, ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस ln R इक्वल्स टू KT, और C की वैल्यू क्या है, माइनस ln R0 है। इसको एक तरफ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, ln R0 माइनस ln R इक्वल्स टू KT, ठीक है ना। शायद आपको फॉर्मूला याद हो, log x माइनस log y क्या होता है भाई, log x बाई y, तो ये क्या हो जाएगा, ln R0 बाई R इक्वल्स टू KT। ln की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log R0 बाई R इक्वल्स टू T, और ये K अपॉन में, ये आपका क्या आ गया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग किसे कहते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है बेटा जी उन रिएक्शन को जो डिपेंड करती हैं जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शन
whose rate depends upon zero concentration term of reactant, zero concentration term of reactant। ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट जो है, जिनकी स्पीड जो है जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल R गिव्स P है, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज R की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dr बाई dt, इसको हटाएंगे तो एक के, d2 को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस dr और ये के dt। इसके बाद क्या कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके बहुत गंदा काम किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dr और ये के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dr की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई, r, और के dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, क्या हो रहा है यार, ये आ जाएगा r और ये क्या आ जाएगा के टी। अच्छा मैं कोशिश करूँगा यार कि ना इसके बाद में मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँ, ये आईपैड बहुत धोखा देने लग गया है। इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो आएगी सी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इट इज़ योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम को 0 मान लेंगे, r क्या हो जाएगा, r बिकम्स r नोट, r नोट का मतलब होता है जीरो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू पुट करोगे जब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं इसको, ठीक है। t0 पुट कर दो, r क्या हो जाएगा माइनस r नोट इक्वल्स टू सी। अब ये जो सी की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या देगा माइनस r इक्वल्स टू के टी, और सी की वैल्यू क्या है, ये माइनस r नोट, इसको इधर ले जाएंगे, ये r नोट माइनस r इक्वल्स टू के टी, और t क्या आ जाएगा यहाँ से r नोट माइनस r अपॉन में के, r नोट माइनस r अपॉन में के। ये आपकी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, t इज T इज़ 2.303, यार बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा है, 303 बाई के लोग R नोट बाई R, ठीक है। और सारे दोबारा लिखना पड़ेगा, T इज़ 2.303 बाई के लोग R नोट बाई R, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, T इज़ R नोट माइनस R अपॉन में के, आई गेस तो ये हाँ R नोट माइनस R बाई के। यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड को कैसे करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए एक रिएक्शन को हम पूरा कब मानते हैं, जब उसका रिएक्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जब उसका रिएक्टेंट आधा हो जाए। 25% का मतलब क्या है कि जब उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 25% हो जाए। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम in which half of the reactant reduced, फोकस कीजिएगा कि इसको यहाँ पर हम t को क्या लिखने लग जाते हैं भाई, T1/2, और r को क्या लिखने लग जाते हैं, R0/2। क्लियर है। अब देखिए T1/2 हो गया, R क्या हो गया आपका R0/2।
अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर देते हैं पहले इसको ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप इसे करोगे तो टी लिखा हुआ है, टी को क्या लिख देंगे, टी 1/2, और ये 2.303, कितनी गंदी राइटिंग, 2.303 बाई के लोग आर नोट, और बाय में आर की जगह पे क्या लिख दोगे, आर नोट बाय का 2 ऊपर, ठीक है। आर नोट से आर नोट कैंसिल, और लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये 2.303 बाई के, और ये 0.3010। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.693 बाई के, ये आपकी क्या आ गया, टी हाफ। जीरो ऑर्डर के लिए अगर करोगे टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टी 1/2, ये है ना आपका जीरो ऑर्डर के लिए, टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी 1/2, और ये आर नोट माइनस आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, आर नोट बाई 2, ये अपॉन में के, तो यहाँ से टी हाफ क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2 के। आई थिंक क्लियर होगा सबको, क्लियर होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपके बनते हैं भैया फर्स्ट ऑर्डर से, हाफ लाइफ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ से क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्या है भाई, टी 1/2 का फॉर्मूला क्या है, टी 1/2 इज 0.693 बाई के। तो यहाँ से आपको बोल दिया कि कैलकुलेट हाफ लाइफ इफ रेट कांस्टेंट इज 2 मिनट इनवर्स। तो यहाँ से इसको सिंपल आउट कर सकते हैं कि नहीं, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज 0.693 बाई में के कितना आ जाएगा, 2, इसको सिंपल आउट कर दोगे हो जाएगा 0.346, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि हाफ लाइफ दे रखा आपको, टी हाफ इज 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, और ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू निकालें ना, के को इधर ले जाएंगे 0.693, और बाई में टी हाफ कितना दे रखा आपको 5, सिंपल आउट कर लो 0.138, है ना, सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होगी ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो या मिनट इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक फेमस क्वेश्चन बन जाता है, प्रूव दैट T99% इज 2 times ऑफ T90%। तो कर देते हैं। अच्छा, जब आप इसकी न्यूमेरिकल करोगे ना परसेंटेज बेस वाले, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ऐसे लिख लेना, T इज 2.303 बाई के लोग A बाई A माइनस एक्स, वेयर A मीन्स क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स क्या होता है बेटा, चेंज इन कंसेंट्रेशन। मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपको बोलता है कोई कि T99% के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो आप लोग T99% के लिए क्या एक्सप्रेशन दोगे, ये हो जाएगा 2.303 बाई के लोग, ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 ही होगी, और 100 माइनस एक्स मतलब उसमें से कितना रिड्यूस हो चुका है, 100 माइनस एक्स 99% खत्म हो चुके हैं, यानी कि 100 माइनस 99 दैट इज़ 1, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको सिंपल आउट करना चाहो तो ये लिख सकते हो 2.303 बाई के लोग 100 को लोग 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी 2, और लोग 10 तो आपको पता है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से T90% के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन देना हो तो क्या लिखोगे, 2.303 बाई के लोग A बाई A माइनस एक्स, वेयर 2.303 बाई के लोग A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितनी 100, और 100 माइनस एक्स
100 माइनस एक्स, एक्स यानी कि 90% खत्म हो चुके, तो 100 माइनस 90 दैट इज़ 10, तो ये 10 बचेगा, तो ये कितना हो गया 2.303 बाई के, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो T 99% बाई T 90% इक्वल्स टू 2.303 इंटू में 2 बाई के, और ये 2.303 बाई में के, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई T 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 90%। ये तो हमने प्रूव करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि ना सिंपल समझना कि कहीं पर आपको रेट दे रखा है, के ए एंड बी की पावर 2, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछता हूँ, बहुत इजीली आप इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स, तो यहाँ से पावर क्या है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, दैट इज ऑर्डर इज 3, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द या कह लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट होगी इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो न्यू रेट क्या हो जाएगा बेटा, न्यू रेट इसको आर एन लिख लेना, आर एन इज के ए, और बी की कंसंट्रेशन डबल 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 4k a और b का स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। वो आपको बोलता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b इज डबल, ए की और बी की दोनों की कंसंट्रेशन को ही आपने डबल कर दिया, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा भाई, के इधर 2a इधर 2b का स्क्वायर, तो ये सिंपल होके क्या आएगा 8k a और ये b का स्क्वायर। तो इसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है, ये इसका 8 टाइम्स है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बने हुए हैं, ठीक है। बाकी घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका लाइक गोल हम 1000 रखेंगे और जैसे इसके 1000 लाइक्स हो जाएंगे हम लोग कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, बट कुछ खास परिस्थितियों के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। those reaction in which those reactions which are not truly of first order but under certain conditions they becomes of first order, अरकार्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको क्या भी बोल सकते हो, और दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में आप लोग देखोगे ये सीधी था और डरा देता है कई बार ये मुझे। दोज रिएक्शन whose molecularity is 2 but order is 1। देखिए इन रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ना दो रिएक्टेंट होंगे, उनमें से एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि एक्चुअल में रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी,
क्योंकि रेट डिपेंड करता है जो एक्चुअल में यूज हो पाते हैं, और वो इतना ज़्यादा है कि उसकी पूरी कंसंट्रेशन आप यूज नहीं कर पाए, उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन यूज हुआ। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, बोल दी तो इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, एसिड में। ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6 और ये C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप इसका रेट लिखोगे, रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज K, और ये रेट को मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना, इनिशियली। तो अब देखिए, इसका स्मॉल अमाउंट है और इसका एक्सेस अमाउंट है। कभी भी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए ना, तो एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं करता, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो रेट को आप लोग कैसे लिख सकते हो, K और ये C12H22O11। दूसरा कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर समझते हो ना, जैसे कि RCOOR', ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा RCOOH और एक बन जाएगा R-OH। तो ये एक्सेस में है, रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एक्सेस में उस पर रेट डिपेंड नहीं करता, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करती है। तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज K और ये RCOOR' पे डिपेंड करेगा, इसकी पावर आप 1 कर दोगे। तो यही हमारी पास क्या होती हैं, यही हमारे पास होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ये है 2NH3N2 + 3H2 रेट इक्वल्स टू K है, राइट द ऑर्डर बताना है। अब क्योंकि प्लेटिनम ले लिया या फिर K के आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर है भाई, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी भाई, बायमॉलिक्यूलर हो जाएगी। राइट द यूनिट ऑफ K। अब K की यूनिट याद है आप लोगों को, K का फॉर्मूला क्या होता था, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। N इज ऑर्डर इस रिएक्शन का 0 है, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकेंड, और यहाँ से बन जाएगा मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि ना अभी इस वन शॉट सीरीज के बाद ना एक विक्ट्री सीरीज आने वाली है। विक्ट्री सीरीज में क्या होगा कि हर एक चैप्टर से ना हम सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्टेड 15, और उन 15 क्वेश्चन में ना उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, वो सब के सब हम लोग निपटा देने वाले हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर इसकी न्यूमेरिकल की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ले आओ। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए अपना ये वन शॉट का है 4th चैप्टर है, 6 चैप्टर टोटल है हमारे पास 3 चैप्टर रह गए हैं। 4 चैप्टर ही है ना, है तो 4 चैप्टर, 3 2 5 2 7, ओके 7 चैप्टर है हमारे टोटल, 3 रह गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस वीक में कंप्लीट करने की, और फिर हमारा वन शॉट नहीं विक्ट्री सीरीज स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक निचोड़ सीरीज भी स्टार्ट करनी है, NCERT निचोड़, कि कितने बच्चे वेट कर रहे हैं। बस जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे हम भी करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप आप सबको मजा आया होगा। नेक्स्ट वन शॉट किस चैप्टर का आना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। नोट्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए, यूट्यूब पर सर्च कर लेना केमिकल काइनेटिक्स नोट्स बाय भारत पंचाल सर। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।